हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर क्लाउड। दिस इज़ अरविंद। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्ज़ाम CGL, CHSL और NTPC तीनों का शेड्यूल किया गया है अपकमिंग मंथ में। सो आप कह सकते हैं आपके पास 1 महीना और 2 महीना बचा हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या ये पॉसिबल है कि 1 महीना और 1.5 महीना में किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करके क्लियर करना। ठीक है। आगे वीडियो में आप भी इस बात को समझ पाएंगे और आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होंगे कि डिसाइड करने में कि ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे कैसे उसको किया जा सकता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। हम इस वीडियो में डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट्स का कैसा एक्शन और रिएक्शन है। ठीक है। और अपॉन दैट बेसिस आप इस वीडियो के एंड तक आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट होंगे इस बात को डिसाइड करने के लिए कि इज़ इट पॉसिबल टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सोल पर्पस है वो CGL और CHSL का Tier 1 क्लियर करना है, इसलिए हमारा जो एनालिसिस जो है वो भी बेस्ड अपॉन Tier 1 एग्जामिनेशन ही रहेगा, क्योंकि Tier 1 में SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं Tier 1 में सेम पैटर्न और सेम सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, 1 घंटे का, इसलिए हम उसी को एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, आप किसी भी SSC के एग्ज़ाम को दे रहे हैं ना, तो उसमें 4 सेक्शन होता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़। ठीक है, हम इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे और बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स हम कंपेयर भी करेंगे किसका क्या वेटेज है। ठीक है। देखिए, सबसे पहला मार्क्स आता है। मार्क्स आप हर एक सेक्शन में 50 मार्क्स एक्सपेक्ट करेंगे। 50 मार्क्स का हर एक सेक्शन होता है, यानी अगर मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो हर एक सेक्शन इक्वल वेटेज कैरी करता है। राइट। दूसरा, स्टडी टाइम, कि पढ़ते वक्त कितना समय कौन सा सेक्शन ले जाता है और किस सेक्शन में कितना समय लगता है। देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको मिनट और घंटा में तो बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग का अलग अलग कैपेसिटी होता है। सो इसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं। कैसे? अगर आप जितना भी एक दिन में जितना भी देर पढ़ते हैं या फिर अपनी तैयारी के दौरान जितना भी देर पढ़ते हैं, रीजनिंग आपका उसका 10% से ज़्यादा समय नहीं लेता है। 10% समय रीजनिंग लेता है। उसके बाद इंग्लिश आप कब कह सकते हैं कि 15 से 20% समय इंग्लिश ले जाता है। ठीक है। तीसरा देखेंगे तो तीसरा आप क्वांट को 35 से 35% से ज़्यादा समय नहीं देते हैं, किंतु जनरल स्टडी जो है ना वो 35 से 40% समय ले जाता है आपसे छीन कर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्टडी टाइम के बेसिस पे हुआ कि इतना समय लगता ही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जनरल स्टडी सबसे ज़्यादा टाइम ले जाता है पढ़ने में। तीसरा हमारा जो पैरामीटर है वो एग्ज़ाम टाइम पे है, कि अगर एग्ज़ाम Tier 1 पे हम अगर फोकस करें तो 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, यानी 60 मिनट। 60 मिनट में ना आप जब क्वांट का सेक्शन देंगे तो आपका 25 से 27 मिनट आराम से चला जाएगा। ठीक है, इन मिनट। जब आप रीजनिंग देंगे तो 15 मिनट में आप बहुत बेहतर वहाँ पे प्रदर्शन कर पाएंगे। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका 10 से 12 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। हम इसको ले लेते हैं 13 मिनट। ऑलराइट। उसी तरह जब जनरल स्टडीज़ आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे ना तो 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है इस सेक्शन को। ठीक है, ये रहा अपॉन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम टाइम, कि एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते वक्त और एग्ज़ाम देते वक्त कितना कौन सा सेक्शन समय लेता है इन मिनट। चौथा है एक्यूरेसी, कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करता है। आप जितना ज़्यादा एक्यूरेट होंगे ना मार्क्स उतना अच्छा आएगा। ठीक है, एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी कितना हो सकता है? अगर आप क्वांट में ना आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बहुत बेहतर प्रैक्टिस करेंगे ना तो यहाँ पे एक्यूरेसी 100% पॉसिबल है। राइट। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आप कह सकते हैं 100% पॉसिबल है, बट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 95%, मोर देन 95%। इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर GS में आपका 60 से 70% एक्यूरेसी ना, तो आप मान के चलिए कि आप वन ऑफ द टॉपर हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी
नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका वास्टनेस बहुत है, अनलिमिटेड है इसका रिसोर्स, अनलिमिटेड है सिलेबस, कहाँ से क्या आएगा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा अपन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी कि किसमें कितना एक्यूरेसी पॉसिबल है। अगर आप बेहतर, आप सेम टाइम अगर जीएस में देते हैं और सेम टाइम अगर आप इन तीनों में से किसी एक में देते हैं ना, तो इधर आपको 50 में 50 लाना पॉसिबल है, बट उतना ही समय देकर इसमें 50 में 50 लाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं रिटेंशन, कि कौन सा कितना एक बार तो पढ़ने के बाद कितना देर तक याद रहेगा और कितना ज़्यादा दूर तक जा सकता है। ठीक है, अगर आप क्वांट एक बार पढ़ते हैं ना, तो दूसरी बार और तीसरी बार रिवाइज करना होता है और आपको प्रैक्टिस करना होता है क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे रिटेंशन आप कह सकते हैं कि हाई होता है क्वांट में। रीजनिंग में भी हाई होता है, क्योंकि आप अगर एक बार सिलेबस थॉरली पढ़ चुके हैं, एक बार पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अगर एक सेट लगाते हैं ना 25 क्वेश्चन का, टियर 1 के लिए 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं, तो आपका ओवरऑल रिवाइज हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तीसरा, इंग्लिश में भी हाई ही होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप मीडियम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो रिटेंशन होता है मीडियम होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो रटना होता है, बहुत सारा मेमोराइज करना होता है, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारा ग्रामर्स का रूल, ये सब। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मीडियम यहाँ पे रिटेंशन होता है। जीएस में वेरी लो होता है। आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे, 50 बार पढ़ेंगे, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दो जगह डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे, कंफ्यूज कि कौन सा सही है। इसलिए यहाँ पे रिटेंशन लो है, इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी भी कम है। हालांकि समय फेवर में है, समय एग्जाम में कम लगता है, बट फिर भी यहाँ पे रिस्क लेना बहुत मुश्किल है। ये हुआ डिफरेंट पैरामीटर्स पे आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे एक्ट करता है, ये बेस्ड अपॉन डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है और कैसे करें। अब जब ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए इसमें सबसे गोल्डन जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना, वो रीजनिंग दिखता है। किसी भी कैंडिडेट को जो बेहतर परफॉर्म करता है, रीजनिंग ही दिखता है। रीजनिंग को आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, रीजनिंग क्योंकि समय कम लगता है पढ़ने में, आपके एग्जाम में भी समय कम लगता है, मार्क्स सेम आता है, एक्यूरेसी हाई है, रिटेंशन ज़्यादा है, आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप रीजनिंग को सबसे ज़्यादा समय दीजिए। 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा हुआ है, आप इसमें बहुत बेहतर प्रैक्टिस करेंगे ना रीजनिंग को, तो 50 में 50 लाना भी पॉसिबल है। सबसे पहला, इसके साथ नो कंप्रोमाइज़। ठीक है, आपको रीजनिंग को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो कंप्रोमाइज़। ठीक है, हालांकि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना बढ़िया नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम उस अपॉन दैट बेसिस हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप रीजनिंग में आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि 50 में 50 आपका संभव है, और बिलीव मी ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल सा समथिंग है। इसमें 50 में 50 अगर आप बोलेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, नो डाउट, बट इसमें बहुत ईजी है। ठीक है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए। रीजनिंग के बाद आप किसी 2 को आप ले सकते हैं, किन्हीं एक को ले सकते हैं, दोनों में से। इंग्लिश को लीजिए, आपका इंग्लिश बेहतर है एरिया तो इंग्लिश लीजिए, और आपका क्वांट बेहतर है तो क्वांट को आप लीजिए। ठीक है, और दोनों में से किसी एक में भी इसी तरीके से तैयार कीजिए रीजनिंग के जैसा, ताकि आपका मोर देन 45, और बेहतर होगा कि आपका 50 में 50 भी आए तो। ठीक है, देखिए अगर आप किसी एक को करते हैं ना, आई वुड सजेस्ट कि आप इंग्लिश को सेकंड पोजीशन पर रखें। क्यों? रीज़न बीइंग कि आपके पास टाइम कम है, आपके पास 1 महीना 1.5 महीना समय है, इसलिए इंग्लिश को आप प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, इंग्लिश को आप सेकंड पोजीशन पर रखिए, और इसको भी ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि आप 45+ मार्क्स ला सकें। ठीक है, अगर दो में आप अगर 45 और 50 ले आते हैं ना, यानी आपका 100 मार्क्स खत्म। बाकी 2 में आपको 20-20 लाने की ज़रूरत है। अगर आप बाकी में 2 में आप 50-50 लेकर आते हैं और बाकी में 20-20 लेकर आते हैं, तो भी आप बहुत ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे और कट ऑफ को। ठीक है, नेक्स्ट आप इम्पोर्टेंस दीजिए जिसको भी क्वांट को, ये मेरे तरफ से है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस आपका होना चाहिए क्वांट पे।
और चौथा, जब टाइम बचे तो इसको दीजिए। अगर आप जनरल भी ऐसे पढ़ रहे हैं ना चलते चलते और या फिर ऐसे कैजुअली, तो भी इसमें आराम से आप 15 प्लस और 20 प्लस मार्क्स ले आएंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको लास्ट में दीजिए। बट इसको 30 से प्लस लाने के लिए, 40 से प्लस लाने के लिए आपको बहुत हार्ड स्टडी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद भी एक्यूरेसी और श्योरिटी नहीं है कि आपका 100% फुल मार्क्स आएगा। बट इन तीनों में पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए इन तीनों पे आपका फोकस होना चाहिए। इस तरीके से पढ़िए तो आपका डेफिनेटली 1 महीना में भी एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है, ठीक है। आज हम डिस्कस किए कि क्या 1 महीना में एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है, और उम्मीद है अभी तक आपको भी समझ में आया होगा कि पॉसिबल है या फिर नहीं है। आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक इन डाटा को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट होंगे इस बात को जानने में कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपका कोई भी क्वेरी है और कोई भी डाउट्स है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।